Today, we are going to discuss how equilibrium price is changed or how equilibrium price is affected because of a change in demand or supply or both demand and supply changes. आज हम लोग करेंगे कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं वो निरंतर रूप से परिवर्तित होती है। इन practical life we experience that there is continuous changes in demand and supply of any good in the market. कभी मांग पूर्ति से अधिक होती है तो कभी पूर्ति मांग की तुलना में बढ़ जाती है। Sometimes demand is in excess of supply and in other times supply will be in excess of demand. तो मांग और पूर्ति में जो परिवर्तन है वह साम्य कीमत या संतुलन कीमत और संतुलन उत्पादन पर प्रभाव डालती है। So all the changes that occurs in demand and supply in a given market for a given product will definitely affect the equilibrium price and also the equilibrium output. संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। So let us take them one by one. First, we will discuss the effect of change in demand. Okay, effect of change in demand. जब मांग में परिवर्तन होता है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में क्या प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि मांग में जो परिवर्तन होता है वो बहुत सारी वजह से होता है, जैसे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने के कारण, स्थानापन्नों की उपलब्धियों के परिवर्तन में के साथ साथ एक वस्तु की मांग घटती है या तो बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि होने से मांग बढ़ती है, फैशन इत्यादि में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन आता है। तो ये सभी कारण होते हैं मांग में परिवर्तन लाने के लिए। और ये सभी जो सिचुएशन है, जो आप कह सकते हैं परिस्थितियां हैं, ये या तो मांग में वृद्धि लाती है या मांग में कमी लाती है, राइट? सो वी नो दैट देयर आर वेरियस reasons for demand to change. Either demand will increase or decrease, but there will be a change in demand if the income of the consumer changes, if prices of related goods change, if availability of substitutes, number of substitutes in the market change, if there is a change in population, especially an increase in population leads to an increase in demand. Likewise, if there is a change in fashion, taste, and preference of consumer group, then also there will be a change in demand. And this change may be positive, which means there might be increase in demand. The change may be negative. That means there can be a decrease in demand. So we will take both the cases separately. पहले हम लोग मांग में वृद्धि को देखेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। जब मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, उसको हम कैसे दिखाते हैं? कीमत स्थिर है लेकिन मांग में परिवर्तन है, और वो परिवर्तन क्या है? वृद्धि है। अगर हम एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को लेते हैं, यानी मात्रा को लेते हैं, मांग और पूर्ति की मात्रा को, और वाई अक्ष पर कीमत को लेते हैं, वी टेक प्राइस ऑन द वाई एक्सिस, राइट? डी हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है, ओके, और एस हमारी पूर्ति वक्र है। इस इनिशियल पोजीशन पर ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं, तो ई हो गया हमारा साम्य या संतुलन की बिंदु। इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट which will decide the equilibrium price, that is OP, and it will also decide the equilibrium output, OQ. साम्य बिंदु पर हम संतुलन कीमत और संतुलन की मात्रा निर्धारित करेंगे, जो कि इस चित्र के अनुसार OP और OQ पर है, राइट? मान लेते हैं कि वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है लेकिन मांग में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मांग वक्र जो है वो खिसक के बाहर की ओर चला जाएगा और ये मांग वक्र हो जाएगा D1 D1,
तो हमारा नया मांग वक्र क्या है? D1 D1. So let us assume that supply remaining constant, the demand increases. The demand for the product increases due to any reason that we have discussed, any of the reasons or all of them changing. Now what will happen? The initial demand curve DD will shift to D1 D1, a new demand curve. As a result क्या होगा कि हमारा एक नया संतुलन बिंदु स्थापित होगा. So a new equilibrium point will be established at point E1. अब इस E1 बिंदु पर, संतुलन की बिंदु पर, नए मांग और नए पूर्ति वक्र जहां एक दूसरे को काट रही है, इस पर एक नया कीमत स्तर वस्तु की स्थापित होगी जो कि है OP1. So a new price level will be attained, that is OP1. ठीक है, और संतुलन मात्रा बढ़ के OQ1 हो जाएगी. And the quantity, equilibrium quantity will increase from OQ to OQ1. ठीक है, तो हम इसका क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मांग वक्र दाहिनी ओर के खिसकने से, यानी मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी. So our inference will be that when demand increases, okay, supply remaining constant, price will increase, quantity will also increase. ठीक है, मांग बढ़ रहा है, सप्लाई कांस्टेंट है, कीमत बढ़ेगी और संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी. So the quantity demanded and supplied will increase automatically. This is the first case. I hope you've understood it. Now we come to the second situation, in which we see that there is a decrease in demand, and we will see how it affects the equilibrium price and quantity. अब हम देखेंगे कि मांग में कमी संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा को कैसे प्रभावित करती है. चित्र के सहारे से ही हम इसको ज्ञात करेंगे. Again taking quantity on the x-axis, price on the y-axis. Okay, initial demand curve हमारा DD है, initial supply curve is SS. हमारा प्रारंभिक मांग वक्र DD और प्रारंभिक सप्लाई पूर्ति वक्र SS है. एक दूसरे को ये E बिंदु पर काटती है. They intersect each other at E. E बिंदु क्या है? यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. यहाँ पे हम कीमत निर्धारित करते हैं OP और संतुलन मात्रा है OQ. So the equilibrium price here is OP and the equilibrium quantity is OQ. अब किसी भी वजह से कोई भी मांग का निर्धारक तत्व में बदलाव या परिवर्तन की वजह से मांग घट जाती है. So let us assume that there is a change in any of the determinants of demand other than its price, and as a result the demand decreases, and it decreases to lower levels, which will be shown by the shift in the demand curve, and the new demand curve is D2 D2. मांग घटती है जिसे हम नए मांग वक्र में दिखाते हैं. D2 D2 हमारा नया मांग वक्र है, अर्थात हमारा पुराना मांग वक्र DD खिसक कर D2 D2 पर चला गया है. ठीक है, बाईं ओर. ऐसी स्थिति में संतुलन कीमत घटती है क्योंकि हमारा नया संतुलन कहाँ बन रहा है? E1 बिंदु पर, और E1 बिंदु पर हमारी कीमत घट के OP0 बन जाती है और साम्य मात्रा OQ0 बन जाएगी. So our new price will be lesser than the initial price. It is, instead of OP, it is OP0, and the equilibrium quantity has reduced from OQ to OQ0. ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या है कि मांग में कमी के कारण कीमत में भी कमी आती है और संतुलन मात्रा में भी कमी आएगी. So a decrease in demand will lead to, with supply remaining constant again, will lead to price decrease and quantity decrease.
ठीक है। तो पहला हमने जो अभी देखा है कि मांग में कमी होती है और पूर्ति में कमी नहीं होती है। तो हमारे पास दो सिचुएशंस थे, एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि मांग में जो वृद्धि होती है, डिमांड इंक्रीजेस, है ना, और सप्लाई कांस्टेंट रहता है। तो ऐसी स्थिति में कीमत बढ़ेगी और साम्य मात्रा भी बढ़ेगा, पूर्ति और मांग की संतुलन मात्राएं भी बढ़ेगी। दूसरा है कि मांग में अगर कमी आ जाती है, डिमांड डिक्रीजेस, इफ डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, पूर्ति कांस्टेंट यानी स्थिर रहती है, तो कीमत घटेगी, संतुलन मात्रा भी घटेगा, and the equilibrium quantity will also decrease. I hope you've understood till here. Okay, we now go to the effect of changes in supply. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, पहले हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने यहाँ पे लिया था effect of changes in we had taken effect of changes in demand. तो मांग में परिवर्तन का प्रभाव देखे थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, वी विल सी इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, यानी पूर्ति में जब परिवर्तन होता है तो उसका संतुलन कीमत और संतुलन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम सब जानते हैं कि पूर्ति बहुत सारे कारणों से बढ़ती या घटती है, राइट। ओके, तो अगर हम उन वजह को देख लें, पहले उन कारणों को देख लें, वो है कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन, है ना। अगर कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन होती है तो उत्पादन लागत परिवर्तित होती है, तो पूर्ति में भी परिवर्तन आएगा। श्रम मूल्य में परिवर्तन उत्पादन लागत में परिवर्तन करता है, तो पूर्ति में परिवर्तन होगा। मशीनरी और जो औजार हैं उनमें परिवर्तन भी उत्पादन लागत में परिवर्तन लाते हैं, तो उससे भी पूर्ति में परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ उत्पादन तकनीक में परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में परिवर्तन होता है, और उत्पत्ति के जो पैमाने हैं उस पर भी विस्तार या संकुचन के कारण भी पूर्ति में परिवर्तन आता है, राइट। सो वी फाइंड दैट देयर आर वेरियस issues or causes because of supply changes. So why does supply change? Whenever the prices of raw materials will change, cost of production will change, then supply would change. Again, if the value of labor or the wages of labor changes, supply would change because it also changes the cost of production. Similarly, if the prices of capital, machinery, equipment changes, then again cost of production will change and it will lead to a change in supply. If technology of production, that is, which we also known as production techniques, they become advanced, then production will increase. In a similar manner, if there is an expansion and contraction in supply, then also supply would change. So let us take the two basic changes in supply. One is increase in supply. मांग की तरह अगर पूर्ति में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें हम क्या सोच के चलेंगे कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र किस ओर खिसक जाएगी, दाहिनी ओर, और साम्य जो है वो गिर जाता है, संतुलन की बिंदु जो है वो गिर जाएगी। कैसे, आइए इसको देखते हैं। लेट अस वंस अगेन टेक दिस डायग्राम, जहाँ पे हम क्वांटिटी एक्सिस लेंगे x में और y हमारा प्राइस एक्सिस होगा। पूर्ति व इनिशियल सप्लाई कर्व इज SS, इनिशियल डिमांड कर्व इज DD, जो एक दूसरे को E बिंदु पर काटती है। तो क्वांटिटी कितनी थी पहले, इनिशियल क्वांटिटी OQ है, इनिशियल प्राइस है OP, ये दोनों हमारी संतुलन कीमत और संतुलन मात्राएं हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि पूर्ति बढ़ती है, पूर्ति के बढ़ने पर पूर्ति का जो वक्र है वो दाहिनी ओर खिसक के S1 हो जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में पूर्ति और मांग एक दूसरे को नया संतुलन बिंदु E1 पर काटेगी, जहां पर नई संतुलन
मात्रा Q1 होगी और नई संतुलन कीमत P1 होगी. So when supply increases, it will intersect the original demand curve DD at a new point E1, which will become the equilibrium point. At this equilibrium point, the new equilibrium quantity will be set at OQ1, which is more than the initial quantity, and a price OP1, which is lesser than the initial price. ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जो संतुलन कीमत है वो मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा OQ1 संतुलन मात्रा को स्थापित करती है. So when supply increases, demand remaining constant, what will it affect? How will it affect price? Price will decrease, but quantity will increase. ठीक है, सप्लाई यानी पूर्ति में अगर वृद्धि आती है, मांग स्थिर रहने पर कीमत, साम्य कीमत या संतुलन कीमत घटेगी, मगर संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी. ओके, अब आते हैं डिक्रीज इन सप्लाई के सिचुएशन में. व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड. जब पूर्ति में कमी आती है और मांग अपरिवर्तित रहती है, दैट मीन्स द डिमांड रिमेन्स constant. Once again we will see that in the quantity axis we take demand and supply, price axis will take price, this is the y axis. पूर्ति SS वक्र है, मांग है DD वक्र, जहां पे पूर्ति मांग एक दूसरे को E बिंदु पर काटती है. The price is set at OP, quantity is set at OQ. If the supply decreases, अगर पूर्ति घट जाती है तो वो घट के S2 वक्र हो जाती है. ठीक है, ऐसी स्थिति में नया संतुलन E1 बिंदु पर स्थापित होगी. क्वांटिटी नाउ विल डिक्रीज टू Q2 क्योंकि सप्लाई घट गई है. प्राइस ऑन द कॉन्ट्ररी विल इंक्रीज टू P2. क्वांटिटी घट गई है, राइट, Q से OQ से OQ2 हो गए, लेकिन कीमत में उछाल है, कीमत में वृद्धि है. सो वी कैन से दैट डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन सप्लाई falls, decreases, then price will increase but quantity supplied and demand will fall. क्योंकि उतनी की प्रोडक्शन और सप्लाई नहीं हो रही है तो वस्तु की संतुलन मात्रा घट जाएगी. जो बेची और खरीदी गई मात्रा है उसमें कमी आएगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. In our next video, we will move on to how change in demand and supply both occurs simultaneously and how it affects the equilibrium price.